हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉटर्स फोर्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे कि ये फोर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉटर्स के 5 फोर्सेस कौन से होते हैं। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये 5 फोर्सेस हैं पॉटर्स के जो लिखे हुए हैं, जिनमें कि फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स या सप्लायर पावर, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स या बायर पावर भी हम कह सकते हैं, फोर्थ वन इज थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड लास्ट वन इज थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट्स या थ्रेड ऑफ न्यू एंट्री। तो जो फर्स्ट 3 फोर्सेस हैं उनको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉटर्स फोर्सेस क्या होता है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि पॉटर्स का ये फोर्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आगे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। तो शायद आपको पता भी हो, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो आइए जान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाए या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहा जाए, बात एक ही होती है। इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं। मतलब कि 2 प्रोडक्ट है, अगर हम एक प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है वो पहले वाले प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। मतलब ये कि दोनों ही प्रोडक्ट एंड यूज़र का, यानी कि जो उसको यूज़ करेगा, वो जिस एक्सपेक्टेशन से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, जो उसकी नीड है, ये दोनों प्रोडक्ट ही सेटिस्फाई करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अगर एक मिल गया तो ठीक है, वो नहीं मिला तो उसकी जगह पे दूसरा यूज़ कर लिया। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। अगर किसी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया या किसी का प्राइस डिक्रीज़ है तो इस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है। सब्स्टिट्यूट से अगर एक प्रोडक्ट जो कि वो परचेज़ कर रहे हैं उसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो वो उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस इंटेंशन से उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, जो हमारी नीड है, जिसकी फुलफ़िल करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, बट अब उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो उसकी जगह पे हम दूसरा प्रोडक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सेम प्रोडक्ट है, हमारी नीड जो पहले प्रोडक्ट से पूरी हो रही थी वही इस प्रोडक्ट से भी हो जाएगी, तो क्यों हम पहले वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा पैसे खर्च करें। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। तो कई बार हम देखते हैं ना कि अगर घर में चाय बन रही है तो ठीक है, अगर चाय नहीं है, कॉफ़ी बन रही है तो भी ठीक है। तो दोनों का मतलब हम जिस इंटेंशन से यूज़ करते हैं वो तो कहीं ना कहीं सेम ही होता है, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। उसी तरीके से कोक एंड पेप्सी हम ले सकते हैं। अगर कोक मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो हमने पेप्सी यूज़ कर दिया। मेन क्या है हमारा पर्पस इसके पीछे, कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो चाहे कोक हो चाहे पेप्सी हो। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम एक की जगह पे दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, एक प्रोडक्ट जो कि दूसरे प्रोडक्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। यानी कि अगर किसी एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया, मतलब हम कहेंगे कि हाँ वो इस प्रोडक्ट का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो मार्केट है वो सेम है, कस्टमर सेम है। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो टारगेट कस्टमर्स होते हैं ना, हम किसी पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करके ही कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। उन कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या वांट है, वो क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट से, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्यों परचेज़ कर रहे हैं। तो मेन कंपनी यही फोकस करती है ना कि जो भी उनका मार्केट है, जो भी टारगेट कस्टमर्स हैं, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा वो परचेज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो मेन जो फोकस होता है इसी बात पे होता है। तो ये सारे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, ओवरऑल ये एक ही तरीके के जो मार्केट है या हम कह सकते हैं जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करती है।
तो देखिए, अगर कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो वो ईज़िली स्विच कर सकते हैं आपकी कॉम्पिटिटर्स की तरफ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। बट अगर जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है या कम है, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट कस्टमर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने मार्केट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। बट वही अगर आप ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं हो सकता है आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन ना कर सके। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ किया तो आपको भी ये बात पता होगी कि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस हैं, हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में बहुत सारे हैं, तो जो कस्टमर्स हैं वो ईज़िली दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो ईज़िली दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएंगे। वही आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में है ही नहीं या कम है, आपको पता है कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, तब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस बात पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट कितने हैं मार्केट में। अगर कम है तो उस केस में तो बेनिफिट होगा ये कंपनी को, पर अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिट ना हो। बट हाँ, इस केस में भी बेनिफिट हो सकता है, अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है भी मार्केट में तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कैसे? अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, भले ही आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको पता है, कस्टमर्स को भी पता है कि बहुत सारे और ऑप्शंस हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और भी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ बात अलग है। जैसे होता है ना कि अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है, बहुत सारे होटल्स हैं, बट आप किसी पर्टिकुलर होटल में जाकर ही वो डिश खाना पसंद करते हैं। वाई? क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये इस होटल में कह सकते हैं कि इनके यूएसपी है कि यही जो डिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कुक करते हैं, तो आप वहीं पे जाके खाना पसंद करते हैं या वहीं से खाना पसंद करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नॉनवेज फूड बहुत पसंद है, या फिर आपको अगर चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, या अगर आपको स्वीट डिश खानी हो या किसी भी तरीके का कोई डिज़र्ट हो। कहने का मतलब ये है कि होता है ना कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, हर एक जगह पे आपको मिल जाएंगी, बट आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही जाकर उस चीज़ को खाना पसंद क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर होटल को या फिर एक पर्टिकुलर ढाबे को ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड मिलता है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई जाती है। तो अगर आप ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में ये यूएसपी लेकर आ जाती है, अपने प्रोडक्ट को अगर अपने सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती है, तो यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। तो अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में इस तरीके से काम करती है कि उन्हें पता है कि हाँ, सब्स्टिट्यूट्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, पर हमारे कस्टमर्स को ये भी पता है कि ऐसा प्रोडक्ट तो उन्हें और भी ब्रांड्स के मिल जाएंगे, पर हमारे जैसे प्रोडक्ट की बात नहीं है। अगर ये चीज़ आप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि ब्रांड क्रिएट किया जाता है, तो इससे बहुत ही ईजिली हो जाता है। और अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है, तो ये जल्दी जाता भी नहीं है और जल्दी जो आपके कस्टमर्स हैं वो मूव भी नहीं करते हैं। तो अगर कोई कंपनी ये चीज़ बिल्डअप कर लेती है, तो भले ही सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में अवेलेबल हो या नए सब्स्टिट्यूट्स ऐड होते चले जाए, फिर भी उस ब्रांड को, उस कंपनी को बेनिफिट होता है। तो अगर कोई न्यू कंपनी है जो एंटर करना चाह रही है किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो सबसे पहले ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं या जिससे भी रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो ये देख ले कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में कितने हैं। या तो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करें कि भले ही सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में बहुत सारे हो, फिर भी हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग लगे। तो पोर्टर का ये फोर्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा है तो उस केस में कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, इस वजह से, क्योंकि अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है मार्केट में, उसके सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जितना बेनिफिट एक कंपनी को मिल पाता उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट वो ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब कि सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है मार्केट में, आपकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जितनी सेल्स आपकी हो सकती थी वो सब्स्टिट्यूट मार्केट में ज़्यादा हो जाने की वजह से उतनी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो कोई और प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। तो सेल्स ऑब्वियसली बात है, इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी इसका पड़ेगा ही। सेल्स अगर कम होंगी तो प्रॉफिट भी कम ही होगा ना। तो इस तरीके से थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा है तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है एक कंपनी पर और उसकी सेल्स पर, प्रॉफिट पर।
वही अगर ये फोर्स कम होगा तो एक कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि हाँ, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा है नहीं, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो इससे एक कंपनी को बेनिफिट भी मिलता है और साथ में अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जितनी सेल्स हो सकती हैं उतनी नहीं हो पाती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट कम होंगे मार्केट में उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो सेल्स भी ज़्यादा होंगी, और सेल्स ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। ये होता है पॉटर्स का फोर्स, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आई होप सो कि आपको समझ में आ ही गया होगा, और इससे पहले के जो भी फोर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।